हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जो भी हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हमने करे हैं उसमें हमने क्लियरली देखी है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब सारे प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस हैं मैनेजर्स के लिए टू इम्प्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लेकिन टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो ऑपरेटिव लेवल से रिलेटेड है। ऑल द प्रिंसिपल्स में ये गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाकर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से उससे बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को फायदा होता है। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं सम इंफॉर्मेशन अबाउट एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फेयोल ये दोनों के ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक्चुअली हम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे तो एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी और हमें ये पता लगेगा कि कितनी मेहनत से, कितने लंबे चौड़े रिसर्च वर्क के साथ ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं और कितने इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल्स हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइफ टाइम के बारे में बताया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर के। 20 मार्च 1856 he was born and he died on 21st March 1915. Birth was in USA. प्रोफेशन उनका था अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। एजुकेशन के बारे में बताया गया है he had a degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology and he acquired this degree in 1883. Positions held: he was an apprentice mechanist in 1874. He was an executive at the Midwell Steel Company in 1884. He was at Bethlehem Iron Company in 1898, which later became the Bethlehem Steel Company. Then he was a professor also in 1900, and then he was a president of American Society of Mechanical Engineers in the year 1906 and 7. उनकी राइटिंग्स के बारे में बताया गया है। मेजर राइटिंग्स उनकी हैं: नंबर 1 कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स्ड, इट वाज इन 1906. देन नोट्स ऑन बेल्टिंग इन 1893, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, दिसंबर 1906. अ पीस रेट सिस्टम, जून 1895. The making of a pudding green, a series of articles published in 1915, and Not for the Genius but for the Average Man, that was published in the American Magazine in 1918. So apart from the various principles and the techniques he has given to the field of management, these were the other contributions that were made by F.W. Taylor in the great writings which are still popular. और उसके बाद बताया गया है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। नंबर 1, टेलर वर्कड इन द डिफरेंट कैपेसिटीज इन द स्टील इंडस्ट्री एंड सॉ द अर्जेंट नेसेसिटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। नंबर 2, he felt that the only way to attack wastage and to achieve efficiency is to apply the methods of science to the field of management. वही हम पढ़ने वाले हैं that how Taylor introduced science to the field of management. हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, लेकिन टेलर ने अपनी टीम के साथ भरपूर कोशिश की कि किस तरह से मैनेजमेंट को भी मोर एंड मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक बनाया जाए और किस तरह से इंट्रोड्यूस की जाए साइंस टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। Number 3, Taylor insisted that managers should adopt scientific and systematic management methods in place of rule of thumb or hit or miss method. Number 4, Taylor came to be recognized as father of scientific management and was hailed as the creator of new science. फेयोल को हम फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। टेलर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक
management. Number 5, Taylor was one of the management consultant intellectual leaders of efficiency movement. And last but not the least, his principles of scientific management are known as Taylorism. तो ये ब्रीफ एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब शुरू करते हैं What are the 4 important principles suggested by F.W. Taylor, which are called as the principles of scientific management? तो principles भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि scientific management का मतलब क्या है. What is the definition of scientific management? यहाँ मैंने 2 important definitions लिखी हैं scientific management की. Scientific management is the organized study of work, the analysis of work into simplest elements and systematic improvements of the worker's performance of each elements of work. What does this definition says? कि वर्क को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी किया जाए, काम को छोटे छोटे से हिस्सों में बांट दिया जाए और फिर हर हिस्से की डिटेल एनालिसिस की जाए, डिटेल स्टडी की जाए, ताकि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ वर्क, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके, ताकि ओवरऑल वर्क जो है अपने आप ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके. एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. मतलब हर एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसे लोगों से क्या काम लेना है और फिर वो ये देखे कि लोग जो हैं उस काम को बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर में परफॉर्म करें. तो इन दोनों डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या दिखाई दे रहा है कि काम को किस तरह से साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर में किया जाए और किस तरह से ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, लॉजिकल मैनेजमेंट, the introduction of science to the field of management, study of the work not as a whole but the deep and analytical study of each and every element that is related to the work. This is what is scientific management. Now the 4 important principles of scientific management are: number 1, science not a rule of thumb; number 2, harmony not discord; number 3, cooperation not individualism; and number 4, development of each worker to his greatest efficiency. ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि व्हाट इज सजेस्टेड एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड, ये दोनों ही बातें बताई गई हैं. जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. मतलब क्या सजेस्ट किया गया? देयर शुड बी साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, देयर शुड नॉट बी रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंगूठा छाप, पुरानी outdated approaches. So according to this principle, there should be scientific study of each element of job. जो बात अभी हमने देखी डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जो जॉब होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो पूरे जॉब को स्टडी ना करके उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी है उसको भी स्टडी किया जाए. क्यों स्टडी किया जाए? ताकि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में हमें उसके बारे में पता चले और इससे क्या होगा कि जो पुरानी अंगूठा छाप अप्रोचेस हैं, जो आउटडेटेड अप्रोचेस हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो खत्म हो जाएगा इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट टाइप ऑफ अप्रोचेस शुड बी अवॉइडेड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल? हिट एंड मिस, trial and error, rule of thumb approaches, they all should be avoided and they should be replaced by scientific approaches. मतलब जो भी हम पुराने मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे मेथड्स ट्राई करते हैं जिसमें एरर्स आते रहते हैं, जिससे रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होते हैं. तो इस तरह के ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल नहीं होने चाहिए.
एक अप्रोच कहते हैं हिट एंड मिस, आप बार बार हिट कर रहे हैं लेकिन आप टारगेट को अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, आपका जो पॉइंट है, जो टारगेट है, उसको आप मिस करते जा रहे हैं। तो ये हिट एंड मिस अप्रोचेस भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब अप्रोचेस भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अगेंस्ट जो बहुत सिस्टमैटिक, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड, रिसर्च वर्क पे बेस्ड अप्रोचेस हैं वो इस्तेमाल होनी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि यही बेस्ट मेथड है किसी भी काम को करने का और उसी का इस्तेमाल हमेशा किया जाए। So what is the purpose and what is suggested in this principle of science, not a rule of thumb, to determine one best way of doing the work? मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इतना रिसर्च वर्क करना चाहिए कि उनको ये पता हो कि जो मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड वो बेस्ट मेथड है, वो प्रूवन मेथड है, वो सक्सेसफुल मेथड है, वो ऐसा मेथड नहीं है जो फेल हो जाए, जो मिस हो जाए, जो आउटडेटेड हो। So Taylor suggested that there should be introduction of science and systematic approaches in the field of management, and the management should avoid the rule of thumb, hit and miss, trial and error approaches to determine one best method of doing the work. Second principle देखिए, harmony not discord। इसमें बताया गया है that there should be complete harmony between the management and the workers। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डिससैटिस्फैक्शन, डिसएग्रीमेंट। और इस तरह का डिस्कॉर्ड किन दो कैटेगरीज के बीच में होता है? हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में होता है। तो टेलर ने ये सजेस्ट करा, बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड वर्क एज अ यूनिट। मतलब ज्यादातर क्या देखा जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता रहता है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वो सुपीरियर है और उनकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, वर्कर्स को ऐसा लगता है कि हमारे एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह के डिस्कॉर्ड्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं और उससे दोनों का ही नुकसान होता है। तो टेलर ने ये सजेस्ट करा कि बजाय इसके कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए। और फिर टेलर ने क्या सजेस्ट करा? दैट एनी टाइप ऑफ अ डिस्कॉर्ड एंड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स they should be removed with the help of mental revolution। अब हमने बहुत तरह की रेवोल्यूशन पहले सुन रखी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज, यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ड्रास्टिक चेंज इन द माइंड एंड इन द एटीट्यूड्स। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट एंड वर्कर्स का कि वो एज अ यूनिट काम नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कि हमारी क्लास अलग अलग है। तो टेलर ने क्या सजेस्ट करा कि उनके एटीट्यूड में एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। There is a need for mental revolution, that is the change in the attitude of workers and management towards each other। और वो चेंज क्या है? That workers should work hard and which is going to increase the profits, and when the profits are going to be increased, these profits should be shared with the workers। तो वर्कर्स को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे जिससे प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उस इंक्रीज प्रॉफिट से उन्हीं का फायदा होगा। और मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट के एफर्ट्स से नहीं बढ़े हैं, वो वर्कर्स के एफर्ट्स से बढ़े हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट्स में वर्कर्स भी हिस्सेदार हैं और मैनेजमेंट को ये प्रॉफिट्स अपने वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए। तो इस तरह से जब दोनों मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मिलकर इंक्रीज प्रॉफिट्स के लिए काम करेंगे तो उनके बीच का क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच का डिस्कॉर्ड जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी नो डिसएग्रीमेंट्स, देयर शुड नॉट बी एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इन फैक्ट both should realize the importance of each other, and when they are going to realize the importance of each other, the profits are going to be increased not only for the management but for the workers as well।
उसी के एक्सटेंशन में एक और प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब हर एक को एज एन इंडिविजुअल काम नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन में काम करना है। तो यहां ये सजेस्ट किया गया देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ये सजेस्ट किया गया दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि जो वर्क है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स एंड दे शुड रियलाइज द नीड फॉर ईच अदर। यहाँ पर था द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर और यहाँ हम वर्ड यूज कर रहे हैं द नीड फॉर ईच अदर। मतलब जो काम करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, थिंकिंग वर्क या डूइंग वर्क, उस काम को वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलकर करें और उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे तभी दोनों का फायदा है। सो इस प्रिंसिपल में क्या सजेस्ट किया गया कि इंडिविजुअलिज्म किससे रिप्लेस होना चाहिए, कोऑपरेशन से रिप्लेस होना चाहिए। तो वर्कर्स जो हैं वो अननेसेसरी और अनरीजनेबल डिमांड्स ना करें मैनेजमेंट से, and at the same time management should take care of the needs of the workers। यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जिस तरह से एक फैमिली का हेड होता है ना, गलतियां करने पे अपने मेंबर्स को डांटता भी है और अच्छा काम करने से खुश भी होता है और उनको रिवॉर्ड भी देता है। तो जैसे एक फैमिली चलती है ना जिसके सारे मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, बिल्कुल वही इस प्रिंसिपल में बताया गया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो हैं वो ये ना समझे कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज किया जाए और इंडिविजुअलिज्म को रिप्लेस किया जाए विथ कोऑपरेशन। इसी तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हमने हेनरी फेयोल के भी करे। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रिंसिपल करा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल हमने करा था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज प्रिंसिपल्स, दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग दैट द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। बिल्कुल यही तो यहाँ पर बताया जा रहा है दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअलिज्म, इंस्टेड देयर इज अ कोऑपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। Come to the last principle, that is development of each worker to his greatest efficiency। देखो ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी जब अपॉइंट किया जाता है तो ये देखकर अपॉइंट किया जाता है कि किस पोजीशन के लिए हम किस पर्टिकुलर पर्सन का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो टेलर ने ये सजेस्ट करा कि अपॉइंटमेंट से ही जो है वो साइंटिफिक अपॉइंटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। ईच वर्कर शुड बी फर्स्ट साइंटिफिकली सेलेक्टेड and the work assigned to him should suit his physical, mental and intellectual capabilities। साइंटिफिक सिलेक्शन क्या सिलेक्शन होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या काम के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं वो उसके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज के साथ मैच होना चाहिए। अगर इस तरह से हम साइंटिफिक सिलेक्शन करेंगे तो जो परफॉर्मेंस होगी वर्कर्स की वो बेस्ट होगी। और सिर्फ सेलेक्ट कर ही नहीं छोड़ देना है उनको, देयर इज अ नीड फॉर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स to the workers so that they can perform to the best of their abilities। मतलब वर्कर्स को सेलेक्ट करने के बाद भी उनको लगातार कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनकी जो नॉलेज एंड स्किल्स है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती रहे और टाइम टू टाइम उनको सूटेबल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए ताकि उससे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहें ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो और इंक्रीज प्रॉफिट्स हो विच आर सफिशिएंट नॉट ओनली फॉर द मैनेजमेंट बट ऑल्सो फॉर द वर्कर्स। तो जब हर वर्कर का मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो चारों प्रिंसिपल्स को मैं कैसे सम अप कर सकती हूँ? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करें ऑर्गेनाइजेशन में, ओल्ड आउटडेटेड अप्रोचेस यूज ना करें। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि हार्मनी होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में
इंडिविजुअलिज्म, आई की फीलिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि वी की फीलिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए. बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर इन द गुड वर्क परफॉर्मेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में क्या गाइडलाइंस हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, from the appointment of the workers till the maintenance and the development of the workers, everything should be so systematic and scientific. Their appointment should be scientific, their training should be scientific, उनके incentive और wage payment scientific होने चाहिए ताकि वर्कर्स अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें. और जब वर्कर्स बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी सभी बढ़ेगी, जो कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लिए काफी होगी. इन चारों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए टेलर ने टेक्निक्स भी सजेस्ट कर रखी हैं that we are going to cover up in the next lecture. So see you next time with the discussion of the techniques of scientific management. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.